सबसे बड़ी बात है कि आज एक आधुनिक जो संसद का निर्माण माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है। सबसे अच्छी इस संसद में से एक आज हमारे भारत की संसद हो गई है। तो अब जो इसको ब्राह्मण से जोड़ता है तो मैं समझता हूँ उसकी बुद्धि जो है पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो चुकी है। उसके लिए क्या कहा जाए। इसी प्रकार से वो चारा चोरों का जो समूह है जो राजद उसका उसको ताबूत बोलता है। तो देखो इसी एक केवल वोट बैंक की राजनीति के लिए कितना नीचे तक गिर जाते हैं कि आतंकवादियों का भी समर्थन करते हैं। देखो उत्तर प्रदेश में जो भी निकाय चुनाव ने बहुत कुछ संदेश दिया है। अगर निकाय चुनाव का जो मैसेज है कि अगर मुस्लिम वोट बैंक समाजवादी पार्टी के साथ के अतिरिक्त कहीं बहुजन समाजवादी पार्टी में चला गया तो समाजवादी पार्टी लड़ाई से भी बाहर हो जाएगी। देखो वो आजम खान के से अलग कब थे, वो सदैव आजम खान के साथ में, और ऐसे सभी माफियाओं के कारण से आज उनकी ये दशा हुई है। मैं तो चाहता हूँ उनके साथ बने रहे। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है, गोलमाल गोलमाल। एक बार फिर आप सभी का स्वागत बा खास कार्यक्रम बतकही में। बतकही में आज बतकही करे खातिर हमारे साथ है एक जानी मौजूद बना बताई बब्बे के वो देख लिया। लेकिन हु हल्ला होता नया संसद के लेके, विपक्षों करता पक्षों करता, पक्ष पक्ष में करता विपक्ष विपक्ष में करता। तो कैसन भाई नया संसद अंदर से कैसन दिखेला, तो चला ले चलता नहीं और बात कराता नहीं भाजपा सांसद सुब्रत पाठक से। तो सुब्रत जी बहुत बहुत स्वागत है आपका TV9 पे। धन्यवाद। तो ये बताइए, आज आप गए संसद भवन में, अंदर से देखा होगा, कुर्सी कैसी है, माइक कोई कैसा इस बार? नहीं देखिए आप सबसे बड़ी बात है कि आज एक आधुनिक जो संसद का निर्माण माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है और एक बहुत ही कम समय में 2.5 वर्ष से भी कम समय लगा। और जिस प्रकार से एक संसद में मैं समझता हूँ कि दुनिया की शायद सबसे अच्छी संसद में से एक आज हमारे भारत की संसद हो गई है। रही माइक की बात, तो जहाँ पुरानी संसद में एक बड़ा माइक होता था, यहाँ के ऊपर छोटा सा माइक है और एक अपना डिजिटल स्क्रीन भी हर सीट के ऊपर लगी हुई है और साथ ही साथ आपके जो है वहां पर कई भाषाओं में उसका ट्रांसलेशन भी हो जाएगा और बैठने की भी सुविधा जो है वो एक सीट पर 2 लोगों को बैठने की सुविधा दी गई है और 2 लोग आराम से बैठ सकते हैं। उसमें कुशन वगैरह भी अच्छे हैं और जिस प्रकार से पूरी संसद का जो जो बैकग्राउंड है वो जो उसकी थीम है वो मोर के जो हमारा राष्ट्रीय पक्षी है उसके आधार पर है और जिस प्रकार से आज उसका बारे में जो जानकारी मिली तो सच में अभिभूत करने वाली है कि पूरा एक भारत श्रेष्ठ भारत की अनुभूति भी हमारे संसद से होती है। हमारे उत्तर प्रदेश का कालीन बिछा हुआ है, महाराष्ट्र की लकड़ी आई हुई है, राजस्थान का पत्थर है, इस देश के तमाम गुजरात का पत्थर है। तो इस प्रकार से तमाम सारा जो है काम पूरे देश के ने मिलकर एक तरीके से किया है। त्रिपुरा का भी उसमें योगदान है, बांस आया है वहां से। तो एक बहुत अच्छा जो एक स्वरूप संसद का जो है आधुनिकता के आधार पर भी, प्राचीन भारत की संस्कृति के आधार पर भी, ये दोनों का एक मिश्रण कहा जा सकता है। ये दोनों को मिलाकर एक नए भारत की जो रचना या जो नए भारत का जो सपना हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देखा है कि जब अगले 25 साल बाद जब हम लोग देश के 100 वर्ष आजादी के पूरे करेंगे, निश्चित रूप से हमारा भारत दुनिया में सबसे आगे होगा। ठीक है, हमारा भारत श्रेष्ठ होगा, लेकिन श्रेष्ठ किस आधार पे? इस आधार पे कि नए संसद का सौगात मिल रहा है देश में और विरोध बिहार से आवाज आ रही है और कह रहे हैं कि भाई ताबूत है। कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य सपा के हैं, MLC हैं, पहले मंत्री थे, कह रहे हैं भैया ये ब्राह्मणों के एक विशेष धर्म और विशेष वर्ग की बात कर रहे हैं। तो एक नए भारत की परिकल्पना क्या इस आधार पे? देखो अब जो इसको ब्राह्मण से जोड़ता है तो मैं समझता हूँ उसकी बुद्धि जो है पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो चुकी है। उसके लिए क्या कहा जाए, कुछ गलत शब्द भी मुंह से निकल सकता है जो कि उचित नहीं है। देखो जो हमारे साधु संत हमारे जो संस्कृति में, हमारे धर्म में साधु संतों की कोई जाति नहीं होती है और जो साधु संत होते हैं वो तो किसी भी जाति के हो सकते हैं और वो जो किसी भी जात के हो उनकी जात को हम लोग मानते ही नहीं है। संतों को हम लोग संत के रूप में ही देखते हैं, लेकिन दुर्भाग्य वो संत को शायद ब्राह्मण देखते हैं। जबकि हमारे देश में तो आज विभिन्न जातियों के भी संत हैं। हमारे देश में तो आज अनुसूचित समाज से भी संत होते हैं जो पुजारी होते हैं
तो कुल मिलाकर ये लोग उससे सोच ही नहीं सकते, ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करने वाले हैं। इसी प्रकार से वो चारा चोरों का जो समूह है, जो राजद, उसका उसको ताबूत बोलता है। तो ये ताबूत जो बोल रहा है, तो इसको ताबूत क्यों बोल रहा है? तो आप समझो एक विशेष धर्म को एक केवल वोट के लिए, और देखो इसी एक केवल वोट बैंक की राजनीति के लिए कितना नीचे तक गिर जाते हैं कि आतंकवादियों का भी समर्थन करते हैं। ये पाकिस्तान की जिंदाबाद बोलने को भी तैयार बैठे रहते हैं। ये गौ हत्या कराने में भी इनको किसी प्रकार का कोई संकोच नहीं होता है। दंगे रोज होते ना, इनको सिगरेट से फर्क नहीं पड़ता है, और बल्कि दंगा कराते भी हैं। ये चारा चोरों का समूह तो था जिसने शहाबुद्दीन जैसे अपराधी को वहां के ऊपर संरक्षण देकर एक इतना आतंकी बना दिया था। तो कुल मिलाकर ये चारा चोरों का समूह, या ये इस प्रकार का वोट बैंक की राजनीति करने वाले लोगों का समूह, केवल विशेष वोट की राजनीति करने वाले लोग, जो कभी राम मंदिर के ऊपर भी, जो राम भक्तों के ऊपर भी हमला कराने से नहीं चूकते थे, ऐसे लोगों को कहां पसंद आ सकता है कि भारतीय प्राचीन सभ्यता के अनुसार हमारी संसद का जब निर्माण हो, वहां के ऊपर सेंगोल की स्थापना हो। सेंगोल पे ही बात करते हैं। आप कह रहे हैं कि कन्नौज का इत्र हो या फिर भदोई कालीन, उसके लिए 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है, भदोई के कालीन को जगह दी गई है। लेकिन संगोल, मतलब हमने ईस्ट से साउथ और नॉर्थ से वेस्ट सबको जोड़ने की बात हो रही है, संगोल को लाया गया संसद में। लेकिन सपा सांसद हो, चाहे संभल के हो या मुरादाबाद के, उनका कहना है कि भाई अब जो सत्ता है वो परिवर्तित होने वाला है, इसीलिए ये संगोल लाया गया है। नहीं, ठीक है। देखो, सत्ता का परिवर्तन तो देश की जनता तय करती है ना, सत्ता किसको देनी है, किसको नहीं देनी है। और जनता ने तय किया। जनता ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर विश्वास व्यक्त किया। 2014 में बहुमत के साथ में एक लंबे समय के बाद देश में सत्ता भारतीय जनता पार्टी को सौंप दी। और उसके बाद में प्रधानमंत्री जी के लिए जिस प्रकार से 2005 साल इस देश के विकास के लिए जो मेहनत की, इस देश के कायाकल्प के लिए जो जुटे, गरीब कल्याण को लेकर जो काम किए, उसका परिणाम आया कि 2019 में फिर सत्ता देश की जनता ने उनको सौंप दी। ये लोग बार बार की तमाम प्रकार के षड्यंत्र रचते हैं, तमाम प्रकार के प्रधानमंत्री की छवि खराब करने का प्रयास करते हैं, लेकिन देश की जनता इनके भ्रम में आती नहीं है। और आप देख लेना कि आज का जो वातावरण, जो माहौल जो दिखाई पड़ रहा है देश में, वो प्रधानमंत्री जी पिछली बार से भी अधिक सीटें लेकर आने वाले हैं। लेकिन इस बार तो सुनने में आया है, कई बार बयान मीडिया में दे रहे हैं अखिलेश यादव कि वो कन्नौज से चुनाव लड़ने वाले हैं। कई बार मीडिया से बात करते कह रहे हैं कि इस बार कन्नौज से वो चुनाव लड़ेंगे। तो उनको आमंत्रित कर रहा हूँ कि वो कन्नौज से आए। भाई देखो, एक समय ऐसा भी था कि जब मैं उनके खिलाफ चुनाव लड़ा था 2009 में, आज मेरा सौभाग्य याद कि वो मेरे खिलाफ चुनाव लड़ने आ रहे हैं। क्या लगता है, क्या उम्मीद होगी चुनाव इस बार जो होगा, अगर वो सामने होते हैं तो कितने वोट से जीत का आप अनुमान लगाते हैं, या जीत या फिर क्या? देखो, पिछली बार भी वो चुनाव मेरा उन्हीं से हुआ था, उनकी पत्नी लड़ रही थी, तो चुनाव मतलब वही लड़ रहे थे, और गठबंधन के साथ में चुनाव था। और दूसरी बात यह है कि देखो, लोकतंत्र में किसी की बकौती नहीं होती है कि आप कोई विशेष परिवार में जन्मे हो, आपके पिताजी बहुत बड़े थे और आप इस कारण से नेता बन गए हो तो आप नेता बने ही रहोगे, तो ये संभव नहीं है। ये राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जनता तय करती है। अब जनता का जो भी जनादेश होगा, मैं तो चाहता हूं कि वो चुनाव लड़ने कन्नौज से आए, कन्नौज से चुनाव लड़े। ठीक है, आप मतलब आमंत्रित करते हैं वो आए कन्नौज से और चुनाव लड़े। साथ ही साथ एक मैं आपसे खबर जानना चाहता हूँ, एक खबरें चल रही मीडिया में, मैं आपसे पुष्टि चाहता हूँ, आपके पास कोई जानकारी हो तो साझा कीजिएगा। यूपी में कैबिनेट विस्तार होने की चर्चा है, कोई जानकारी है क्या आपके पास? देखिए, ये तो मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है। इसकी जानकारी मुख्यमंत्री जी को होगी और हमारे शीर्ष नेतृत्व को होगी। इसकी हम लोगों को कोई जानकारी नहीं। ठीक है, हम नए संसद भवन पे ही आते हैं। नए संसद भवन में आप तो लगातार अगर देखें तो पिछले 5 साल से 4 सालों से संसद जा रहे हैं, तो क्या इस बार मतलब टेक्नोलॉजी के माध्यम से अगर देखा जाए तो कितना हाईटेक और हुआ है? मतलब आपने पहले ही बता दिया कि कई भाषाओं में हो सकता है, लेकिन क्या क्या और टेक्नोलॉजी के माध्यम के रूप में बदला है? देखो, एक जो सबसे अच्छी चीज वहां के ऊपर जो है कि जैसे जो हमारी पुरानी संसद में वहां के ऊपर सूर्य की किरणें नहीं आती हैं, लेकिन नई संसद में उसके सूर्य की रोशनी भी आती है। अधिकतम कम से कम वहां के ऊपर बिजली का उपयोग हो, इसकी भी चिंता वहां के ऊपर की गई है। और जैसा कि मैंने बताया था कि हर सीट के ऊपर आज एक वहां स्क्रीन लगी हुई है, और उस स्क्रीन के माध्यम से इसको पूरा पेपरलेस लोकसभा बनाने का भी इसमें प्रयास हुआ है, तो यहाँ के ऊपर पेपर का उपयोग ना हो। तो इस प्रकार से बहुत सी चीजें, इंटरनेट की सुविधाएं हों, चाहे अच्छे यहाँ के ऊपर अपने एक तरीके से बैठने का पूरा भी सिस्टम, एक आधुनिक मतलब एक अच्छी लाइब्रेरी, और एक हर चीज को आधुनिकता के साथ जोड़ा है और अच्छे से अच्छी सुविधाएं वहां पर देने का प्रयास हुआ है। एक सवाल और, मैं अभी लोकार्पण हो रहा था, जब प्रधानमंत्री जी थे अंदर, तो ऊपर जहां ओम बिरला जी पहले अध्यक्ष का जहां चेयर था, वहां पहले एक चेयर हुआ करता था।
मुझे दिखा कि वहाँ 3 और 5 चेयर हैं, तो उसका आप समझा सकते क्या वो क्यों और कैसे? नहीं, आज क्योंकि वहां 3 लोगों को बैठना था तो इसलिए 3 चेयर पड़ी, लेकिन मुझे लगता है कि जब स्पीकर सर बैठेंगे तो उस समय केवल एक ही चेयर होगी। ठीक है, आप अंदर गए, कालीन, भदोही के कालीन का आनंद कैसा रहा? फॉर्म बदल गया क्या? देखिए, मैं सबसे पहले तो मैं अपने कन्नौज की महान जनता को चरणों में अपना प्रणाम करके उनके आशीर्वाद से ही आज मुझे इस ऐतिहासिक पल का साक्षी होने का अवसर मिला है, और उनके कारण से ही मैं इस इतिहास का एक हिस्सा बना हूँ। और आज जो नई संसद में गया हूँ तो निश्चित रूप से जो नई संसद एक हमारे आधुनिक भारत के, हमारे नए भारत की जो पहचान का एक बड़ा प्रतीक है। और जो पुरानी संसद हमारी कहीं ना कहीं जो गुलामी के कालखंड में बनी थी और विदेशियों की मदद से बनी थी, वहीं इस हमारी नई संसद में आज इसको बनाने में जो है पूरा श्रेय अगर किसी को जाएगा तो निश्चित रूप से हिंदुस्तान के लोगों को जाएगा, आर्किटेक्ट से लेकर और यहाँ के श्रमिकों तक। तो कुल मिलाकर ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है। तो ये आज जिस प्रकार से उसकी भव्यता है वो और उसकी दिव्यता है, वो अपने आप में बहुत कुछ कहती है। भव्यता और दिव्यता की आपने बात की। आज जब ये कार्यक्रम हो रहा था तो मैंने देखा कि प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी भी वहां दिख रहे थे, और साथ ही साथ कुछ तस्वीरें दिख रही थी वो जो ज्यादा मतलब रोचक थी। कई लोग जो महिला सांसद हैं उनके साथ सेल्फी लेने की होड़ थी, लोग पैर छू रहे थे। तो ये बढ़ता हुआ क्रेज आपने भी अपने आंखों से देखा हुआ, तो कैसा था नजारा, उस पर थोड़ा चर्चा हो जाए। देखिए, पहले से ही माननीय पूज्य योगी आदित्यनाथ जी पहले से बहुत लोकप्रिय नेता रहे हैं, और वो कई बार के सांसद रहे हैं। सांसद के साथ साथ अपने एक बहुत वरिष्ठ नेता भी रहे हैं, और जिन्होंने काफी लंबा संघर्ष भी किया है, खासकर कुरीतियों के खिलाफ में, अपराध के खिलाफ में, माफियाओं के खिलाफ में, जब सत्ता में नहीं थे तब भी। और सत्ता में आने के बाद में जिस प्रकार से उनका जो एक हर तरीके से जो स्टैंड, उनका एक क्लियर स्टैंड रहा है, चाहे कोई भी विषय हो, कोई भी मुद्दा हो, और खासकर अपराधियों के प्रति तो जिस प्रकार से जीरो टॉलरेंस की नीति के आधार पर उन्होंने जो काम किया है, और एक उत्तर प्रदेश के एक विकास को एक खाका उन्होंने जो खींचा है, तो आज उनके निश्चित रूप से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से प्रेरित होकर और उनके नेतृत्व में जो उत्तर प्रदेश को तेजी से विकास की गति जो उन्होंने दी है, इसको लेकर लोग उनसे प्रभावित हैं। ठीक है, अब प्रभावित हैं। 12 महीने से कम भी वक्त बचा है 2024 लोकसभा चुनाव के लिए। एक तरफ विपक्ष एक होने की बात कर रहा है, दूसरी तरफ विपक्ष अलग होते जा रहा है, अलग थलग दिख रहा है। तो ऐसे में अगर आप सपा या विपक्ष को अपने सामने प्रतिद्वंदी के रूप में देखना चाहते हैं, मजबूत प्रतिद्वंदी के रूप में देखना चाहते हैं, तो उनको क्या सीख देंगे? देखो, उत्तर प्रदेश में जो भी निकाय चुनाव ने बहुत कुछ संदेश दिया है। अगर निकाय चुनाव का जो मैसेज है कि अगर मुस्लिम वोट बैंक समाजवादी पार्टी के साथ के अतिरिक्त कहीं बहुजन समाजवादी पार्टी में चला गया तो समाजवादी पार्टी लड़ाई से भी बाहर हो जाएगी, और यदि समाजवादी पार्टी के साथ रहा तो समाजवादी पार्टी लड़ाई लड़ेगी, लेकिन जीतने की स्थिति में कोई नहीं। तो क्या लगता है 80 की 80 सीटें? अगर 80 सीटें भी भाजपा आज की परिस्थितियों में जीत जाएगी तो मुझे कोई बहुत आश्चर्य नहीं होगा। चलिए, इसके साथ एक और सवाल। आपने मुस्लिम वोट बैंक की बात की। अखिलेश यादव करीब आजम खां कोर्ट से बरी हुए, उसके 3 दिन बाद ट्वीट करके आजम खां पे कहते हैं, उसके बाद जो डेलीगेशन जाता है मिलने वो 4 दिन बाद जाता है। तो कहीं ऐसा लग रहा है कि आजम खां के साथ और फिर वो 2024 का चुनाव एक मजबूती के साथ लड़ना चाहते हैं। नहीं, देखो, वो आजम खान के से अलग कब थे, वो सदैव आजम खान के साथ में, और ऐसे अभी माफियाओं के कारण से आज उनकी ये दशा हुई है। मैं तो चाहता हूँ उनके साथ बने रहें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, नए संसद पे अपनी बात रखने के लिए, और कैसा है नए संसद हमारे दर्शकों को बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे भाजपा सांसद कन्नौज से सुब्रत पाठक, जिन्होंने देखा कि कैसा है अंदर से नया संसद। तो आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। राम राम।